नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल से निकल गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां अब से कुछ देर पहले जेल के अंदर गईं और उसके बाद अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए निकल गई हैं। 28 तारीख को प्रयागराज में पेशी है अतीक अहमद की उमेश पाल अपहरण केस में, और इससे लेकर आज काफ़ी देर तक अतीक अहमद को लेकर काफ़ी देर तक यूपी पुलिस और साबरमती जेल की जो का प्रशासन है उनके बीच बातचीत चलती रही और काफ़ी देर हुई। इस मामले में कुछ तकनीकी पेंच बीच में आए जिन्हें बाद में सुलझा लिया गया और अंत में यूपी पुलिस की एक बड़ी टीम अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। अहमदाबाद से प्रयागराज का रास्ता काफ़ी लंबा है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, इस बारे में ताज़ा जानकारी क्या है? हम मुकेश से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की विशेष टीमें निकल गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिंह भी हैं। अजय, ये जो पूरा मामला है, ये क्या मामला था उमेश पाल अपहरण का? उमेश पाल की पिछले दिनों हत्या भी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल सुशील, देखिए ये राजू पाल जो मर्डर हुआ था, एक राजू पाल का हत्या हुआ था जो बीएसपी विधायक थे, उनमें हत्या हुई थी और उसमें अतीक अहमद, अशरफ, उनके भाई अशरफ, ये जो है इनके ऊपर आरोप लगा था, इसके वो मुकदमा हुआ था, इस पर वो जेल गए थे। और जो उमेश पाल है वो मुख्य गवाह माने गए थे और उमेश पाल ही एक ऐसे थे जो गवाही दे रहे थे। बाकी बहुत से गवाह होस्टाइल हो गए थे, लेकिन उमेश पाल जो है वो होस्टाइल नहीं हुए थे। तो इनको एक अपहरण भी किया था अतीक ने एक बार होस्टाइल करने के लिए और इनको अपहरण करके अपने पास रखा था। लेकिन बाद में इनका क्या हुआ कि इनको वो जब छूट गए, उनके अतीक ने जब उन्हें छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर जो है उमेश पाल ने इनके ऊपर एक अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। वो जो अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, वो अपहरण के मुकदमे की सुनवाई चलती रही, सारी चीजें होती रही। जिस दिन राजू पाल की हत्या हुई थी, उमेश पाल की जिस दिन हत्या हुई थी, उस दिन वो आखिरी ऐसा समय था जिस क्षण जो है वो आखिरी उनका गवाही हो करके जब वो वापस घर जा रहे थे तब उनकी हत्या हो गई थी। उसी मामले में चूंकि अंतिम गवाही वो दे के जा चुके थे, सारा कार्य हो गया था। 28 मार्च को उसमें फैसला आना था। 28 मार्च को फैसला आने के लिए नियत है जिसमें आना है, उसी के लिए लेने के लिए अतीक अहमद को लेने के लिए साबरमती जेल प्रयागराज की पुलिस गई है। अतीक वहां से आ नहीं रहे थे। अतीक का कहना था कि इसमें हमारे जान का खतरा है और हमें मरवाया जा सकता है, लिहाजा बहुत देर तक आपस में साबरमती वो अतीक अपने बैरक से नहीं निकल रहे थे, तो इसको लेकर के जिस चला जैसे सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद अतीक के वकील का ये भी कहना था कि जिस तरीके से पूरी सुनवाई जब वो साबरमती जेल में थे या कहीं थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था, तो लिहाजा अगर पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसले को भी सुनाया जा सकता है, जो जजमेंट आना वो भी सुनाया जाए। इसको लेकर के वो आज हाई कोर्ट में वहां अपनी याचिका दाखिल करना चाहते थे, लेकिन आज रविवार है, आज चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने ओथ भी लिया है, तो ऐसी कोई चीजें नहीं हुई। और अंत में अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि साबरमती जेल से उन्हें लेकर के पुलिस आ रही है, वो प्रयागराज आएगी और प्रयागराज की पुलिस, और उसके बाद उनकी मौजूदगी में उनके सामने वो सजा सुनाई जाएगी उमेश पाल के अपहरण वाले मामले में। सुशील जी, हमारे साथ मुकेश सेंगर भी हैं। मुकेश, काफ़ी देर आज मामला लटका रहा। अब जब शाम होने को है तो यूपी पुलिस को इजाज़त मिली अतीक अहमद को अपने साथ लेकर जाने की, और एक लंबी चौड़ी टीम है यूपी पुलिस की जो वहाँ गई है अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुँचेगी। परसों सुनवाई है। मतलब इस मामले में फैसला आना है 28 तारीख को। तो रास्ता बहुत लंबा है, और क्या आज अड़चनें आ रही थी? देखिए, बेसिकली जो यूपी पुलिस की टीम है उसमें 20 पुलिसकर्मी गए थे गुजरात में, और दो बड़ी बड़ी जो पुलिस की वैन है उनको लेकर गए थे, और सुबह से ही वो जेल के बाहर मौजूद थे। और उन्होंने जो प्रयागराज कोर्ट की जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है उसका प्रोडक्शन वारंट साबरमती जेल के अधिकारियों को दिखाया था। लेकिन जो साबरमती जेल के अधिकारी थे उनका कहना यह था कि जो अतीक अहमद है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्हीं की जुडिशियल कस्टडी में यहाँ पर है और आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाना होगा। लेकिन फिर कुछ शायद जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, जेल के अधिकारी हैं, उन्होंने तकनीकी पहलुओं पर बात की और उसके बाद फिर जेल के अधिकारियों ने यूपी पुलिस को अलाउ किया अंदर आने के लिए। और फिलहाल यूपी पुलिस कुछ देर पहले अतीक अहमद को लेकर वहां से निकल गई है। करीब 21 घंटे का रास्ता है साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक का। और रास्ते में जो जानकारी मुझे मिली है कि
18 ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर अगर जरूरत पड़ी तो यूपी पुलिस गाड़ी रोकेगी वहां पर, और वहीं पर अगर रेस्ट करना होगा तो रेस्ट करेगी और फिर आगे का रास्ता तय करेगी। तो 18 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं और वहां पर सुरक्षा पहले से बढ़ाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी ये माना जा रहा है कि कल जो है रात में 11 से 12 बजे के बीच में अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा, और उसके बाद फिर उसको 28 मार्च को यानी कि परसों जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है प्रयागराज की, वहां पर पेश किया जाएगा, जहां पर उस पर एक फैसला आना है। जो उमेश पाल की किडनैपिंग का मामला है 2006 का, उसमें उस अतीक अहमद के अलावा उसका भाई भी आरोपी है। अगर वो इस केस में कन्विक्ट होता है तो ये पहला मामला होगा कि किसी केस में उसका कन्विक्शन होगा, क्योंकि अधिकतर केसों में जो गवाह हैं वो गवाही नहीं दे पाए या फिर गवाह मार दिए गए, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो अतीक अहमद पर ये पहला मामला है कि जिसमें उसका कन्विक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जिसकी किडनैपिंग हुई थी उसने गवाही दी है। हालांकि बाद में उसका मर्डर हो गया और मर्डर का आरोप भी अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों पर है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मामला है जिसमें परसों यानी 28 मार्च को फैसला आना है। जी और मुकेश, ये भी काफी इस मामले में ध्यान देने वाली बात है कि जब उमेश पाल ने गवाही दी उसी दिन उमेश पाल की हत्या कर दी गई, और उस हत्या के मामले में भी अतीक अहमद का परिवार और उसके कई साथी जो हैं आरोपी हैं। देखिए, बिल्कुल कोर्ट इस मामले को भी संज्ञान में लेगा कि किस तरह से उमेश पाल इस मामले की पैरवी कर रहे थे, और पैरवी करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो घर के बाहर उनकी शूटरों ने हत्या कर दी, उन पर बम फेंके गए। तो इस मामले को भी कोर्ट जरूर संज्ञान में लेगा, और जो पुलिस है उसने भी ये बात कोर्ट में रखी है। तो एक तरफ जो हत्याकांड का मामला है उसमें अतीक अहमद, उसके परिवार के लोगों के खिलाफ लगातार जांच चल रही है, कई लोग अरेस्ट हुए हैं। हालांकि उसकी पत्नी और उसका जो बड़ा बेटा असद है वो फरार चल रहा है, और कई शूटर हैं मारने वाले, वो फरार चल रहे हैं। इसमें अभी ये एक आरोपी जो है जो ड्राइवर था उसको मारा गया है इनकाउंटर में। तो अभी इस मामले को लेकर भी लगातार जो जांच है वो पुलिस कर रही है। हालांकि इसमें शूटर अभी नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन ये मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जिसकी हत्या हुई उसी की किडनैपिंग के मामले में जो अतीक अहमद है उसको कोर्ट में पेश होना है। और मुकेश, जो रास्ता है अहमदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश का, बीच में राजस्थान से होकर भी गुजरता है, तो राजस्थान की पुलिस भी इस मामले में पूरा सहयोग करेगी यूपी पुलिस के साथ, राजस्थान पुलिस के साथ तालमेल भी इसमें हुआ होगा? देखिए, बिल्कुल जो रास्ता है वो राजस्थान से होकर आता है। एक तो रास्ता ये है, एक और रूट है जो कि मध्य प्रदेश से होकर आता है। अभी देखना होगा कि जो यूपी पुलिस है वो कौन सा रूट लेती है और किस तरफ से आती है। तो अभी जो माना जा रहा है कि शायद जो राजस्थान का रास्ता है वहीं से आए, तो अभी इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, लेकिन वहां से टीम निकल गई है। कुछ ही देर में थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी कि आखिर कौन से रास्ते को यूपी पुलिस ने लिया है। लेकिन जो भी रास्ता लिया जाएगा वो रास्ता पहले से तय किया गया है कि इसी रास्ते से आना है, और 18 ऐसे पॉइंटों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर अगर पुलिस चाहेगी तो अपनी गाड़ी रोक सकती है, और वहां पर सुरक्षा के पहले से इंतजाम करने के लिए कहा गया है। जी, और कौन बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो लेकर आ रहे हैं अतीक अहमद को अपने साथ? क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, इसमें टोटल 20 पुलिस के अधिकारी हैं, जिसमें सीओ सिटी से लेकर इंस्पेक्टर हैं कई सारे, और कई सारे सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, एएसआई हैं, सिपाही हैं। कुल 20 पुलिसकर्मियों की टीम जो वहां पर पहुंची है, और जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि वो सेफली अतीक अहमद को वहां से लाएं। हालांकि अतीक अहमद ये बार बार पहले ही कह चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार उसको लेकर जाएगी जेल से तो उसको इस बात की आशंका है कि उसकी गाड़ी कहीं पलट सकती है, उसका फेक इनकाउंटर हो सकता है, और इसको लेकर वो कई बार कोर्ट में अर्जियां भी लगा चुका है, और काफी लंबे समय से वो जेल है। फरवरी 2017 में 17 से लगातार वो जेल में है, और अभी काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसको साबरमती जेल में रखा गया था। और उसके पहले शायद एक बार उसको कोर्ट में पेश किया गया था जब वो फिजिकली तौर पर जेल से आया था, और ये दूसरा मौका होगा जब वो साबरमती जेल से पेशी के लिए आ रहा है फिजिकली तौर पर। बाकी जो उसकी पेशी हुई है वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी पेशी हुई हैं, और फिजिकली तौर पर उसको नहीं लाया गया था क्योंकि सुरक्षा उसके लिए काफी बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए जो है कोर्ट के आदेश पर उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई थी। लेकिन अब चूंकि जजमेंट आना है इस मामले में, किडनैपिंग का केस है, काफी सीरियस केस था ये, और इसमें जो विक्टिम है उनको बाद में मार दिया गया। तो अब इसमें दोनों ही आरोपी हैं, जो अशरफ और अतीक, दोनों को कोर्ट में फिजिकली तौर पर 28 तारीख को पुलिस को कोर्ट में पेश करना है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिंह भी हैं। अजय, प्रयागराज में पेशी होनी है और कन्विक्शन उसी दिन जो सजा है वो फैसला इस मामले में आना है, तो प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई होगी इसे देखते हुए? बिल्कुल सुशील, देखिए प्रयागराज में
जिस तरीके से अतीक को लेकर के कयास लगाया जा रहा है और पुलिस पर ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस तरीके से अतीक ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरे जान को भी खतरा है, मुझे जो है मारा जा सकता है, मेरी गाड़ी पलट सकती है, इनकाउंटर हो सकता है, इस तरीके की जो तमाम बातें हैं, तो इसको लेकर भी पुलिस बहुत चौकन्नी है। जो पुलिस कमिश्नर है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसके सुरक्षा के पूरे इंतजाम हम लोगों ने कर रखे हैं। वो जब यहाँ आएगा तो उसे जेल में अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि प्रयागराज में कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि जब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं या जिला अदालत में जाते हैं तो वहां भी कई बार बम चले हैं, वहां भी कई बार इस तरीके की कोर्ट के अंदर भी हत्या होने की करने की साजिश रची गई है। तो इस तरह की भी चीजें होती रही हैं, पिछले दिनों ये देखी गई है। तो इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जो है वो ध्यान दे रही है कि किसी इस तरीके की बात ना हो, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी होती है, वो उसे प्रोटेक्ट करके ला रहे हैं वो लोग, तो इसका पूरा वो एहतियात बरत रहे हैं। और प्रयागराज में इस बात को लेकर के पुलिस के साथ लोग भी बेहद चौकन्ने हैं कि आखिर, क्योंकि सफर बहुत लंबा है सुशील, आपको अहमदाबाद से यहाँ तक लाने में जो 21-22 घंटे का समय लगेगा, रास्ते में उन्हें रुकना भी होगा, कई जगह रात भी होगी, तो कल रात तक वो पहुंचेंगे, फिर उन्हें लाएंगे, रात में अगर वो पहुंचते हैं तो फिर उन्हें नैनी जेल ले जाएंगे, वहां रखेंगे, फिर वहां से निकाल करके ले आएंगे। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया है उसे करने में टाइम वो लगेगा, और उसके लिए प्रयागराज की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में चौकन्नी है। सुशील जी, मुकेश, एक अटकल लगातार इस तरह की जताई जा रही है कि अतीक अहमद के साथ कोई हादसा भी हो सकता है। अतीक अहमद खुद इस तरह की आशंका जता चुके हैं कि उन्हें मारा जा सकता है, गाड़ी पलट सकती है। तो इस तरह का इतिहास रहा भी है कई बार कई दुर्दांत अपराधियों के साथ। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से बार बार यही आरोप लगते रहे हैं कि जो कई सारे फेक इनकाउंटर्स होते हैं और आज जो अपराधी हैं उनको सरकार जो है मरवा रही है, तो इस तरह के एलिगेशन लगते हैं। दूसरा, जो अतीक अहमद है उसको केवल पुलिस से खतरा नहीं है जैसा कि वो अंदेशा कर रहा है, उसको खतरा अपने राइवल गैंग से भी है, क्योंकि उसके खिलाफ जो कई गैंग्स हैं वो भी उसके ठीक विरोध में जो है वो उस पर हमला कर सकते हैं। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि उसको सेफली एक तो यहाँ पर प्रयागराज लाए, और दूसरा कोई राइवल गैंग उस पर कोर्ट में हमला ना कर दे या फिर रास्ते में हमला ना कर दे, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो दोनों चिंताएं हैं इसको लेकर। तो पुलिस का कहना यह है कि उसने अतीक अहमद की सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हैं। 20 जो तेज तर्रार अफसर हैं उनकी टीम वहां पर गई थी, गुजरात जो उसको लेकर आ रही है। सभी जो पुलिसकर्मी हैं वो हथियारबंद हैं, और दोनों जो गाड़ियां गई हैं पुलिस वैन, उनमें भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल वो रवाना हो गया है, और जैसा कि मैंने कहा कि 21 घंटे का सफर है, तो रात के वक्त भी इनको ट्रेवल करना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, तो उन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा कि कहीं पर उस पर कोई हमला ना कर दे, या फिर जैसा वो कह रहा है कि पुलिस से उसको बहुत ज्यादा खतरा है और वो जेल से निकलने को तैयार नहीं हो रहा था। आज ये भी जानकारी मिल रही कि उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी आज, हालांकि वो पिटीशन ऑनलाइन थी और शायद वो सबमिट नहीं हो पाई है। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेकर निकल चुकी है, और अब कल रात तक वो प्रयागराज पहुंच जाएगी। रात में उसको जेल में रखा जाएगा और फिर अगले दिन सुबह उसको प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उसको लेकर जजमेंट आना है। जी, शुक्रिया मुकेश, शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाहुबली नेता अतीक अहमद, साबरमती की जेल से उन्हें छोड़ दिया गया है, और अब यूपी पुलिस अपनी विशेष गाड़ियों में लेकर अतीक अहमद को रवाना हो गई है प्रयागराज के लिए। 28 तारीख को पेशी होनी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें यूपी पुलिस की इस विशेष वैन की। जैसा मुकेश ने बताया कि कई राइवल गैंग, यानी कई इस तरह के गैंग जो अतीक अहमद से दुश्मनी रखते हैं, उनसे भी अतीक अहमद को खतरा है, और अतीक अहमद ने ये खतरा भी जताया कि उनकी जान को खतरा है, उनकी गाड़ी पलटाई जा सकती है। ऐसी अलग अलग हलकों में खबरें आई हैं। तो अब देखना है कि रात भर का ये रास्ता है, फिर कल भी दिन भर ये गाड़ी जो है वो चलनी है, बीच में कई जगह विश्राम भी होना है। 2 रास्ते, जैसा मुकेश ने बताया, राजस्थान होकर के एक रास्ता आता है जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल होता है, दूसरा मध्य प्रदेश होकर के भी आ सकता है, और निश्चित ही दोनों राज्यों की पुलिस के साथ पूरा तालमेल उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में किया होगा। ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। उमेश पाल जो हैं इस मामले में राजूपाल हत्याकांड के गवाह थे। गवाह जब उन्होंने गवाही दी तो उसके फौरन बाद उनकी हत्या कर दी गई, और उससे पहले 2006 में उनका अपहरण भी हुआ था। तो ये मामला उनके अपहरण से जुड़ा हुआ है, और इस केस में 28 मार्च को यूपी की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट
सज़ा सुनाने वाली है, फैसला सुनाने वाली है। और अतीक अहमद उसमें मुख्य आरोपी हैं, उनके भाई भी हैं जो बरेली की सेंट्रल जेल में बंद हैं, उन्हें भी लेकर आया जा रहा है। तो ये सबकी निगाह रहेगी कि अतीक अहमद जो है वो कब प्रयागराज उनको लेकर यूपी पुलिस पहुंचती है। वक्त है एक ब्रेक का। बाहुबली नेता और उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम गुजरात की साबरमती जेल से निकल गई है और प्रयागराज पहुंचना है। 28 तारीख को प्रयागराज में पेशी है अतीक अहमद की उमेश पाल अपहरण के मामले में। इस केस में 28 तारीख को यूपी की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है और अतीक अहमद इसमें मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा उनके भाई अशरफ भी हैं जिन्हें बरेली की सेंट्रल जेल से लाया जा रहा है। आज काफ़ी देर तक यूपी पुलिस की टीम सुबह से साबरमती जेल के बाहर मौजूद थी और प्रोडक्शन वारंट कोर्ट का दिखा रही थी साबरमती जेल के अधिकारियों को, लेकिन इस मामले में कुछ तकनीकी पेंच होने के कारण काफ़ी देर तक ये मसला टलता रहा और रात होने से पहले ये मसला सुलझा है। शाम को जब दिन ढलने वाला था तब ये मसला सुलझा और अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकालकर यूपी पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और यूपी पुलिस अब अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए निकल गई है। अहमदाबाद से प्रयागराज का रास्ता लगभग 21 से 22 घंटे का है, लेकिन इसके बीच में कई जगहों पर विश्राम करने के लिए पुलिस की गाड़ी रुकेगी। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने बताया कि करीब 18 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहाँ की विश्राम के लिए गाड़ियों को रोका जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिंह हैं। अजय, प्रयागराज लाने का जो ये पूरा दौर है इस पर निगाह बनी रहेगी मीडिया की। इससे पहले अगर हम बात करें, जब विकास दुबे की बात हुई थी उस समय भी कानपुर की कोर्ट में लाया जा रहा था। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी एएल बनर्जी हैं। बनर्जी साहब, ये जो आज अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस गई है, प्रयागराज के लिए रवाना हुई है, तो क्या प्रक्रिया होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब ऐसे किसी मामले में किसी इस तरह के बड़े आरोपी को लेकर पुलिस निकलती है और रास्ता इतना लंबा होता है? तो देखिए, ऐसा है, एक तो आरोपी का जो सिक्योरिटी है वो सर्वोपरि है, क्योंकि जब आपको कस्टडी मिला है, आप पहले जुडिशियल कस्टडी में था, उस समय पुलिस की कोई रोल नहीं होता है, बट जब वो पुलिस कस्टडी में दिया गया है तो इसमें पुलिस का रोल बन जाता है। इसको डबली श्योर होना चाहिए कि उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई उसके पुराने दुश्मन ना सामने आ जाए, और ये भी है कि पुलिस पार्टी को भी खुद भी जिम्मेदार तैयार रहना चाहिए कि जो जिसको साथ ले जा रहे हैं वो कहीं कोई दूसरी वो हरकत ना कर बैठे कोई। तो इन सब चीजों का मद्देनजर रखते हुए ये अतीक अहमद को साबरमती से ले जा रहे हैं प्रयागराज टू रिक्रिएट द सीन। वहाँ पे जो भी इन पर जो चार्जेस हैं वो रिक्रिएट करने के लिए इनको ले जा रहे हैं। जी, और इस मामले में जैसे राजस्थान से गुजरेगी ये टीम और मध्य प्रदेश से गुजरेगी, तो उन राज्यों की जो पुलिस है उसके साथ भी पूरा तालमेल पहले से हो चुका होगा? बिल्कुल बताया जाएगा, और अगर मैं रहूंगा पार्टी में तो मैं डेफिनेटली ये इंश्योर करूंगा कि जो भी रूट है हम लोग ले रहे हैं उस रूट के सभी एसपी को, सभी थानाध्यक्षों को ये मालूम रहे कि हम इस प्रकार का एक बड़ा हाई प्रोफाइल नोटोरियस क्रिमिनल को जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में लेकर प्लेस ए से प्लेस बी ले जा रहे हैं, रिक्रिएट सीन ऑफ क्राइम वगैरह। तो ये बहुत आवश्यक है। जी, और इस तरह के मामले जो होते हैं इनमें कई बार इस तरह की अटकलें चलती हैं, जैसे हमने विकास दुबे के मामले में देखा, उसमें भी कानपुर की कोर्ट में लाया जाना था मध्य प्रदेश से, और फिर पता लगा कि तड़के उसने भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है, इस सब को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होती होगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि बिल्कुल यही तो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई दुर्घटना घटने की कोशिश ना हो जाए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी, और जो पुलिस टीम इसके लिए चुनी जाती हैं वो भी विशेष तौर पर प्रशिक्षित होते होंगे, खास पुलिसकर्मी होते होंगे जो इस तरह की चुनौतियों से और इस तरह के बड़े
जो वो है उनसे निपटते होंगे? इसमें तो बताया जा रहा है कि एसटीएफ के लोग गए हैं, तो एसटीएफ खुद ही वेल ट्रेंड है और वेल मोटिवेटेड है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हमको नजर में आ रही है। और वैसे भी जब आप कोक ले जाएंगे साथ में तो उनको ब्रीफ किया जाता है कि हम इस काम से जा रहे हैं, ये काम है और ये होगा। और जहां तक विकास दुबे की बात थी, विकास दुबे के मामले में जब गाड़ी पलटी तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जिसने कि उसकी पूरी जांच की थी, तो उनको उसमें कोई गड़बड़ नहीं मिला था। तो हमको इस ओर भी देखना चाहिए कि कहीं कोई बात फंसने लायक ना हो। जी। और अतीक अहमद के कई राइवल गैंग भी हैं, कई ऐसे गैंग भी हैं जो अतीक अहमद से दुश्मनी रखते हैं, उनसे भी निश्चित रूप से ध्यान रखा जा रहा होगा कि वो कहीं रास्ते में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन, बिना एकदम सही बात है, बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा होगा। जी, शुक्रिया बनर्जी साहब। यूपी के पूर्व डीजीपी इस मामले में जानकारी दे रहे थे। और इस तरह के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं जिनमें इस तरह के बाहुबली लोग शामिल हों, उसमें और अतिरिक्त सतर्कता बरतती है पुलिस, और उत्तर प्रदेश पुलिस ये काम जो है पूरी सतर्कता के साथ कर रही है। हमारे साथ मुकेश सेंगर। मुकेश, आपके पास और क्या जानकारी है? ये जो पूरा रूट है काफ़ी लंबा रूट है और आपने बताया कि 2 रास्ते हो सकते हैं जहां से पुलिस लेकर जा सकती है, और निश्चित ही इसकी जानकारी पहले किसी को नहीं दी जाएगी या नहीं दी जाती है और इसको सरप्राइज रखा जाता है। देखिए, बिल्कुल 2 रूट हैं। एक रास्ता जो है वो राजस्थान से होकर जाता है और दूसरा रूट जो है मध्य प्रदेश से होकर जाता है। अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो मध्य प्रदेश का रास्ता है शायद वही जो यूपी पुलिस है वो तय करेगी, और उनको रास्ते में जो मध्य प्रदेश से पुलिस है वो असिस्ट करेगी। और 18 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर अगर अतीक अहमद की गाड़ी रोकनी होगी तो वहीं पर गाड़ी रोकी जाएगी, और किसी रास्ते पर या और किसी जगह पर गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। और जिन जिन जो स्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं उन सभी स्पॉट पर पहले से ही जो सुरक्षा है वो तैनात कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिली है। तो करीब 20 पुलिसकर्मी हैं जो 2 पुलिस वैन में सवार होकर निकले हैं, और माफ करिए, रास्ते में जहां जहां पर स्पॉट बनाए गए हैं उन्हीं स्पॉट पर पुलिस रुकेगी, और अतीक अहमद को कल रात में 10-11 बजे तक लेकर प्रयागराज पुलिस पहुंच जाएगी। जी, कल रात तक पहुंचेगी पुलिस। 21-22 घंटे का रास्ता है। निश्चित ही आज की रात भी उसमें निकलेगी, कल भी पूरा दिन इसमें निकलेगा। रात का समय ज़्यादा सतर्कता बरतने वाला होता है। अजय हमारे साथ हैं। अजय, ये एक बार फिर ये मामला समझाएं। उमेश पाल के अपहरण के मामले में फैसला आना है। उमेश पाल की हत्या पिछले दिनों हुई जब वो गवाही देने के बाद बाहर आए। उस केस में भी अतीक अहमद और उनके परिवार को आरोपी बनाया गया, तो बड़ा उलझा हुआ मामला है। क्या ऐसा था इस मामले में कि उमेश पाल के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए थे कि अपहरण भी हुआ, फिर बाद में हत्या भी कर दी गई? देखिए सुशील, क्या है कि अतीक अहमद अपने साम्राज्य को बनाना चाहता है, और जिस तरीके से उसका साम्राज्य है, अब उसके लड़के भी आ गए थे इस फील्ड में, अभी उसका भाई था। आप अगर इसको समझिए कि जो राजूपाल की हत्या हुई थी वो इस बात के लिए हत्या हुई थी कि अशरफ भी उस समय चुनाव लड़े थे और उसका जो छोटा भाई है, और वो राजूपाल से हार गया था। उस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और एक प्रकार वो जीत करके उसको विधायक बनाना चाहता था। इसलिए उस विधायक बनाने के चक्कर में जो सिटिंग विधायक था उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये एक तरीके का आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा माइंडसेट की बातें हैं कि किस तरीके से, किसी भी तरीके से मुझे वो चीजें चाहिए और पानी चाहिए। अभी अगर आप जो उमेश पाल को भी इसीलिए समझाया, उन लोगों ने अपहरण किया, मारा पीटा, उन्हें समझाया, लेकिन जब उमेश पाल नहीं माने, उमेश पाल अपनी ही स्थिति में डटे रहे कि नहीं, वो गवाही भी दे रहे थे और अपहरण का जो मामला था वो तो था ही, लेकिन राजूपाल की हत्या के मामले में भी उमेश पाल गवाह थे। मान लीजिए कि अपहरण के मामले में तो थोड़ी कम सजा हो सकती थी, या वो छोड़ दिए गए थे, या उस तरीके की कोई बड़ी बात नहीं हो सकती थी, उतनी बड़ी सजा सरकार नहीं देती, क्योंकि अपहरण हुआ, छोड़ दिया गया, उस तरीके की कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो राजूपाल हत्या केस है उसमें वो दोषी करार दिए जा सकते थे जब तक कि उमेश पाल जिंदा थे। तो उमेश पाल को रास्ते से हटाना चाहते थे, और इसलिए भी हटाना चाहते थे कि उनकी जो बादशाहत थी उस पर एक तरीके से वो चोट कर रहा था, वो मान नहीं रहा था वो किसी भी तरीके से। बाकी गवाह तो होस्टाइल हो गए थे, लेकिन उमेश पाल नहीं होस्टाइल हो गए थे। इसलिए अगर आप
जो इनकी हत्या करने की मोडस ऑपरेंडी को अगर आप सुशील देखेंगे तो सब बिना किसी चेहरे के कोई नकाब लगा करके नहीं आए थे। दिन दहाड़े उन लोगों ने हत्या की, पहले से उन्होंने रेकी की। उन्हें पता था तकरीबन 13 सीसीटीवी कैमरे उमेश पाल ने अपने उस छोटी सी गली और उस घर में लगा रखा था। इन लोगों ने जब रेकी की होगी तो इन्हें पता था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बावजूद इसके इन लोगों ने उसकी हत्या की और खुलेआम शूट आउट किया, फिल्मी अंदाज में शूट आउट किया। इससे पता चलता है कि इनकी मंशा उसे पूरी तरीके से मारने के साथ साथ इलाके में अपनी बादशाहत और दहशत को भी था कि जो भी मेरे खिलाफ अगर आवाज उठाएगा या जो भी कोई गवाही देगा उसका हश्र हम यही करेंगे। तो इस तरीके की ये जो बातें थी, इसको लेकर के ये सारी बादशाहत और सारी चीजें ये चल रही थी। तो अब जो है पुलिस इसको लेकर के अभी डरा इसलिए है अतीक कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने कहा था कि उसे मिट्टी में मिला दूंगा, और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके तमाम सहयोगियों के इर्द गिर्द जिस तरीके से उन्हें घेरा जा रहा है, उन लोगों के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, और अब सरकार जो है, योगी जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरीके से इनको जो है खत्म करेंगे। तो उनका जो ये बयान है मिट्टी में मिला देंगे, इससे दहशत में। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी हत्या के बाद पहली बार ऐसा हुआ सुशील की उनकी पत्नी ने जो है अपने, उनके जो 2 बच्चे गायब थे उसको लेकर के एक मुकदमा तो उन्होंने दर्ज किया है कि आखिर कहाँ गायब है, लेकिन उनकी जो बहनें थी और अशरफ की जो पत्नी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बाकायदा पहली बार वो मीडिया के सामने आई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अखिलेश ने बरगलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये भी आरोप लगाया था उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तब उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करने की बात की थी। ये लोग काफी डरे हुए थे, और जब अभी लेकर के आ रहे हैं उन्हें बाई रोड, जब लेकर के आने की बात हुई तो हर समय जहन में विकास दुबे घूम रहे कि किस तरीके से उनकी गाड़ी पलट गई थी और किस तरीके से वो अपने आप को उसने सरेंडर किया था दर्शन करने के बहाने मंदिर में, और उसको लाते समय उसकी गाड़ी पलटी थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस बात की भी आशंका इन्हें बहुत डरा रही है, अंदर से सता रही है कि कहीं जो मिट्टी में मिलाने की बात है उसमें कहीं इस तरीके की कोई कार्रवाई न की जाए, इसलिए वो बेहद डरे हुए हैं और वो चाह रहे हैं। लेकिन पुलिस के चूंकि मामला इतना बड़ा है, मीडिया चप्पे चप्पे पे लगी है, सब लोगों की निगाहें लगी हैं, तो देखिए क्या होता है। सुशील जी, अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ थे, और हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रास्ते से होकर लाया जा सकता है अतीक अहमद को, और इसका जो संभावित रूट है वो साबरमती, वडोदरा, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, सागर, खजुराहो, सतना, रीवा होते हुए प्रयागराज पहुंचता है। लेकिन ऐसे मामलों में अंत तक रूट की जानकारी नहीं दी जाती, रूट बदले भी जाते हैं ताकि किसी तरह से कोई अचानक सरप्राइज़ ना हो, अतीक अहमद के ही कोई विरोधी गैंग उसे निशाना बनाने की फिराक में न बैठे हों। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है एक अपराधी को लेकर आने की कोर्ट तक, वो भी जब रास्ता इतना लंबा हो। परसों पेशी होनी है अतीक अहमद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में प्रयागराज की, और कल पूरा दिन ये रास्ता जो है, ये गाड़ी रास्ता तय करेगी और कल रात तक इसके पहुंचने की संभावना प्रयागराज में जताई जा रही है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर पर हम डालेंगे नजर। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप से भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। इस चैंपियनशिप में भारत ने आज तीसरा गोल्ड भी जीत लिया है। निखत जरीन ने आज ये गोल्ड मेडल जीता है। ये उनका दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने वियतनाम की खिलाड़ी को हराया। 50 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। और अब एक और मैच है भारत का गोल्ड के लिए। लवलीना उसमें उतरेंगी, 75 किलोग्राम वर्ग में वो मुकाबला करेंगी। उनसे भी भारत को एक स्वर्ण की उम्मीद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन है। विमल, कितनी बड़ी कामयाबी है निखत के लिए? निखत दूसरी बार गोल्ड जीती हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखिए, बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि जैसे अभी निखत से ही बातचीत हो रही थी, तो मैं पहला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था उससे वर्ल्ड चैंपियन बनी, लेकिन ये जो दूसरा अभी जीता है उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में, इसका मतलब है कि ओलंपिक वेट कैटेगरी में जीता। और अगला जो सब कोई भी इंडिया में हो बॉक्सर, वर्ल्ड में कहीं भी हो, उन सबका एम जाहिर तौर पे होता है कि ओलंपिक में
गोल्ड मेडल जीतना, तो उसके लिए जो पहली सीढ़ी होती है आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, अब आपको इस वेट कैटेगरी में, मतलब जो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी है, जो ओलंपिक की वेट कैटेगरी है, उसमें जितने भी बॉक्सर्स होंगे वर्ल्ड में वो उसको बहुत सीरियसली लेंगे। 50 किलोग्राम वर्ग में इससे पहले निकट ने कॉमनवेल्थ में भी जीता था गोल्ड मेडल, लेकिन कॉमनवेल्थ बहुत बड़ा टूर्नामेंट बॉक्सिंग के लिहाज से इसलिए नहीं कह सकते हैं, वो जितना बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड या आयरलैंड जैसे एक दो कंट्री को छोड़ दे तो बहुत बहुत स्ट्रांग फील्ड नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप जीते हैं। इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीता है, तो बॉक्सिंग का जो एक ब्रांड है, जो मैरी कॉम जो लेगेसी छोड़ के गई है, वो एक कह सकते हैं कि एक अच्छा बेंच है इंडिया के पास, और अच्छा हम जीत रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 कंट्री है, चाइना और इंडिया, जिनके 4-4 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं, और इंडिया ने 3 गोल्ड जीत लिया है। चाइना ने अब तक 2 जीता था, अगर अभी आज के अगले मुकाबले में अगर होगा तो मतलब बराबरी कर सकते हैं आप, और चाइना 1 मैच हार चुका है, तो आप सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली कंट्री आप यहाँ पे रहेंगे। ये अपने आप में भारतीय बॉक्सिंग ब्रांड के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले मैरी कॉम के बिना भारतीय बॉक्सिंग का नाम लेना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब ये है एक लेगेसी है। जैसे सचिन तेंदुलकर चले गए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज हैं। और निखत जरीन इस वक्त बोल रही है, विमल मैं आपको रोकूंगा। तैयार किया इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ हैं। आवाज़ अभी साफ नहीं आ रही। निखत जरीन का ये बड़ा मुकाबला, एक बड़ी कामयाबी उन्होंने अपने खाते में और डाली है। दूसरा एक तरह से गोल्ड है उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और एक बड़ी मुक्केबाज बनकर उभरी हैं मैरी कॉम के बाद। अगला जो मुकाबला है विमल, वो भी काफ़ी उम्मीद से देखा जा रहा है। लवलीना का मुकाबला है 75 किलोग्राम श्रेणी में। कितनी उम्मीदें हैं लवलीना से, और उनका जो मुकाबला जिन खिलाड़ी से है वो कितने मजबूत हैं? देखिए, मैं लवलीना को जितने समय से फॉलो करता रहा हूँ, यूथ चैंपियनशिप में गया था जब वो यूथ टूर्नामेंट खेली थी गुवाहाटी में 2017 में, और उस समय वो जिस फॉर्म में दिखती थी वो एक कॉन्फिडेंस था, और लेकिन उसके बाद ओलंपिक जीता उन्होंने और एक अपनी पहचान अलग से बनाई, लेकिन उनके बाद उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत टॉप की तरफ रहा है। कॉमनवेल्थ में वो नहीं जीत सकी, कई सारे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो हार गई, लेकिन ये टूर्नामेंट में मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे उनको काउंट किया जाए तो उतना फोकस खिलाड़ी देखना किसी भी गेम में, मैं सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, किसी भी खेल में कहें तो जो टॉप लेवल का जो फोकस होता है वो लवलीना में, मैच का नतीजा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, क्या होगा ये कहना मतलब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के नाते बहुत सही नहीं होता है, लेकिन ऑफकोर्स इनका पलड़ा भारी है, जीत की उम्मीद है, लेकिन जिस फॉर्म में वो दिख रही हैं लवलीना और 75 किलोग्राम वर्ग में खेल रही हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, और अगर वो जीतती हैं तो भारत के 4 मुक्केबाज जो हैं वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए, और जो बॉक्सिंग का ब्रांड, जैसे हम थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि बॉक्सिंग अकेला स्पोर्ट है रेसलिंग के बाद जो कि 2008 से आपको लगातार मेडल दे रहा है। 2016 में ये मिस कर गए, ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो 2008 में जीते, 2012 में जीते, 2016 में मिस कर गए, लेकिन 2020 में, तो रेसलिंग आपके रेसलिंग की तरह सबसे कामयाब स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग है इंडिया में अगर कहें, और उस ब्रांड को इन्होंने आगे बढ़ाया है और एक एग्जाम्पल भी सेट किया। मैं नॉर्मली फेडरेशन की हम लोग तारीफ नहीं करते, लेकिन इस फेडरेशन ने तारीफ किया कि इन्होंने बेंच बनाया है। अब 2017 में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, कई सारे अभी जितने प्लेयर्स आपके जीत रहे हैं वो यूथ चैंपियनशिप के, नीतू यूथ चैंपियनशिप पे थी, साक्षी वहां पे थी, प्रीति वहीं से आई है, निखत उस समय इंजरी में थी, ये लवलीना वहीं से आई है। तो इस फेडरेशन ने इन्वेस्ट किया है, और ये एक देखने वाली बात होगी कि बाकी कॉर्पोरेट या बाकी जो फेडरेशन है वो इससे सबक लेते हैं कि नहीं। ये देखने बड़ी बात ये होती है कि स्पोर्ट्स जैसे जो वेंचर है उसमें आपको जेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा होता है, 7-8 साल, 12 साल, और तब आपको रिजल्ट जो आता है, जैसे अब अगर बॉक्सिंग फेडरेशन इस पे काम करे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड बन सकता है। और स्पोर्ट्स बॉक्सिंग में अब देखिए 2008 में विजेंदर ने जीता भिवानी से, और उस समय 8 साल की थी नीतू जब उन्होंने देखा, और उसके बाद 12-15 साल के बाद वो आके वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत रहे हैं, भिवानी का नाम पूरे वर्ल्ड मैप पे ला रही हैं। तो उस लिहाज से देखें तो बॉक्सिंग के लिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये कामयाबी अभी जो आने वाली 2 बड़े टूर्नामेंट है, एशियन गेम और ओलंपिक, वहां भी ये रिफ्लेक्ट करे।
जी विमल, एक छोटा सवाल। मैरी कॉम के बाद निखत जरीन सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल बनकर उभरी है भारतीय मुक्केबाजी की, क्या आप मानते हैं ये बात? देखिए, ये तो ब्रांड की बात है। मतलब निखत अच्छी दोस्त रही है, उनकी फैमिली से मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन जो इसमें जो एक मिसिंग लिंक है वो लवलीना का है। लवलीना का पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जरूर ट्रबल्ड रहा है, लेकिन वो अब ओलंपिक की बड़ी स्टार है, बड़ी मेडलिस्ट है। उसको हैंडल थोड़ा और बेहतर अगर किया जाता तो ये बड़ा ब्रांड को अब मतलब मैं कम से कम उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो बॉक्सिंग फेडरेशन है और या जो उसके साथ कॉर्पोरेट्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो बाकी उनकी जो सपोर्ट स्टाफ की टीम है या जो मीडिया है, वो उसको एक बड़ा ब्रांड बनाने और उसको सस्टेन करने में मदद करेगी। निखत नो डाउट इस पूरे टूर्नामेंट की पोस्टर गर्ल है। निखत का हर पोस्टर पे लगा हुआ है। आप उनके क्रिएटिव आर्ट डिजाइनर्स जो होते हैं, उनसे आर्ट डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि एक ही उनका फोटोग्राफ था जो उन्होंने पोस्टर में बनाया है, वॉर क्राई की तरह से वो दिख रही है। और निखत में स्टाइल है, ब्रांड है, मतलब बातचीत करना आता है, शेरो शायरी आती है, उनकी फैमिली की अपनी एक हिस्ट्री है, स्ट्रगल से सक्सेस की जो कहानी होती है, वो सारा एलिमेंट स्टार का है। लेकिन एक और स्टार है जिसको कि हम लोगों को तराशना चाहिए, देखना चाहिए, और जो इसके जितने स्टेक होल्डर्स है अगर उसको बनाते हैं तो बॉक्सिंग ओवरऑल एक बड़ा ब्रांड बनेगा इंडिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत करीबी निगाह रखते हैं खेलों पर विमल मोहन, और ये एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए, तीसरा गोल्ड और चौथे गोल्ड की उम्मीद अब से कुछ देर बाद लवलीना का मैच है। उम्मीद है भारत चौथा गोल्ड भी आज जीतेगा। वक्त है ब्रेक का। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल से निकल गई है। प्रयागराज में लेकर आना है पुलिस को अतीक अहमद को। 28 मार्च को पेशी है अतीक अहमद की प्रयागराज में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में। उमेश पाल अपहरण केस में उस दिन कोर्ट को फैसला सुनाना है। लगभग 21 घंटे का सफ़र है, काफ़ी लंबा रास्ता है अहमदाबाद से प्रयागराज का। सड़क के रास्ते यूपी पुलिस की विशेष टीम अतीक अहमद को लेकर आ रही है। आज काफ़ी देर तक इस मामले में यूपी पुलिस और साबरमती जेल के अधिकारियों के बीच बातचीत चलती रही। कुछ तकनीकी पेंच बीच में फंसे बताए गए, लेकिन शाम होते होते ये मसला सुलझ गया और यूपी पुलिस की लगभग 20 लोगों की टीम जो है अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए निकल चुकी है।